हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इग्नाइट यू। मैं हूँ सीए दीक्षा। पूरी जर्नी में सीए पार कराने के आई विल बी योर दोस्त। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट क्लास है, आप कभी भी कोई भी फर्स्ट क्लास में जाएं, सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन। मैंने तो दे दिया भाई, सीए दीक्षा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, और काम है मेरा आप सब लोगों को सीए फाइनल क्रॉस करवाना। तो अभी हम हैं पहले पड़ाव पे, राइट? पहला पड़ाव सीए फाउंडेशन आप सब लोगों ने चूज कर लिया है। 12th के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, यू नो अकाउंट्स पढ़ा, थोड़ा बहुत स्टैट्स भी पढ़ लिया। अरे बट ये लॉ क्या है? लॉ किस मर्ज की दवा है, समझ नहीं आता। क्या भारी भरकम वर्ड्स लिखे होते हैं, वी ऑल आर नेवर अवेयर ऑफ दोस। कभी पढ़े ही नहीं है, कभी सीखे ही नहीं है। तो क्योंकि भैया सीए बनना है, लॉ आना जरूरी है, कंपनी लॉ आना जरूरी है, बिजनेस लॉ आना जरूरी है, तो जरा फाउंडेशन में थोड़ा सा तड़का लगा दें लॉ का, ताकि ये छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के सपने देखने वाले बच्चों को पता चल जाए लॉ है क्या। देखो, इंट्रोडक्शन क्लास है, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, हम पढ़ाएंगे आपको लॉ, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कमेंट्स में दें, ताकि मुझे भी तो पता चले कौन है ये छोटे छोटे बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? सो आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग कमेंट्स में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीए फाउंडेशन का पहला पड़ा, ठीक है। अब लॉ का हुआ बना रखा है, मेरी एक छोटी सी बात समझो, लॉ को तोड़ो और बात को जोड़ो। जितना लॉ को तोड़ोगे समझोगे, उतना आपको लॉ क्या कहना चाहता है समझ आएगा। सबसे पहले कोई भी एक्ट पढ़ो, एक चीज याद रखना, 3 इंपॉर्टेंट डब्ल्यूज उस एक्ट के बारे में प्लीज आप अपने दिमाग में छाप लो। सबसे पहला, विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी ये लागू कब हुआ, कब एग्जिस्टेंस में आया। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया। ऑफ कोर्स ये आपको उसका नाम ही बता देता है, बट आया सितंबर 1 को। वाई, क्यों लाया गया भाई? हम सब बोलते हैं भाई तेरा भाई लिख के दे देगा, तेरा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तेरे साथ। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट में है क्या, क्यों होगा, कब हम मानेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आपका भाई दारू स्मगल करने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, क्या वो वैलिड भी है या नहीं? तो इन सब चीजों को लॉ से रिलेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटिंग जितना भी डेफिनेशन या कुछ उन्हें लगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे तो जनता कुछ भी छाप रही है, उन सबको ऑर्डर में लाने के लिए सरकार ने कहा कि चलो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट ही बना दे, जिसमें कि डिफाइंड हो कि ये क्या क्या बाउंडेशंस कैरी करते हैं अपने साथ, क्या चीजें होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगी, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बट जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि भैया ये एक्ट लाया क्यों गया। थर्ड डब्ल्यू, बड़ा प्यारा डब्ल्यू, लाइक वेयर। मैडम, वेयर नाम ही बता रहा है यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये हमारा प्यारा सा कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। तो फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट डब्ल्यूज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 1872 by to define and amend certain parts of law relating to contract where whole of the India, right? 3 प्यारे डब्ल्यू, जब भी एक्ट का इंट्रोडक्शन दो प्लीज 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 ये जरूर लिख कर आना, क्योंकि यहाँ पढ़ोगे यहाँ लिखोगे ठीक है, बट अगर आपने वो एग्जामिनेशन के उन चंद घंटों में बातें नहीं लिखी ना, तो मजा नहीं आएगा। तो मेरे से एक प्रॉमिस करो, जो यहाँ पढ़ोगे, जो अपनी बुक्स में लिखोगे, अगर एग्जाम में लिखने को आया ना तो सेम लिख कर आओगे, राइट? चले, तो एक्ट जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 सेक्शन 1 to 75, जिसमें कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं आपके, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 सेक्शन 124 to 238, which are special kinds of contract। अरे मैडम 75 के बाद 123 तक कहाँ गए, बताएंगे बताएंगे, तसल्ली रखें। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 विच इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैडम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अरे यार इतनी देर हो गई, पिछले 4 मिनट से कॉन्ट्रैक्ट बोले जा रहे हो, होता क्या है? आपको नहीं पता क्या? भाई कितनी बार तो भाई बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर ले मेरे साथ। तो चलिए अब हम समझते हैं लॉ क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को। सबसे सिंपल सी इक्वेशन बना के दी है मैंने आपको, अपने दिमाग में छाप ले, यही इक्वेशन स्टडी मटेरियल ने भी बना के दी है, स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे समझ आएगा। एक्सेप्टेड प्रपोजल या अग्रीमेंट इन एडिशन टू इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी वो चीज जो लॉ इन्फोर्स करा पाए, एक्शन में ला पाए। अब
मैम आपने बोल तो दिया, बड़ा प्यारा भी लगा, बट जरा समझाएंगे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, लॉ को तोड़ो और बातों को जोड़ो। तो सबसे पहले इस हमें डेफिनेशन से ये समझ आ गया कि ये तीन चीजें तो भैया हमें लर्न करनी पड़ेंगी, इसका मतलब समझना पड़ेगा, वरना नहीं बनेगा भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रपोजल, नंबर टू एक्सेप्टेंस एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। तो मेरी पहली क्लास मेरे प्यारे बच्चों रहेगी अबाउट प्रपोजल। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, अरे प्रपोज डे पे कितने प्रपोजल दिए हमने, हमें नहीं बताइए प्रपोजल क्या होता है। ऑफ कोर्स आई नो भैया, सबको बताए, बट लॉ पढ़ने आए तो जरा लॉ समझ ले क्या कहना चाहता है। आप अपने प्रपोजल रखें अपने पास, बट जरा लॉ के प्रपोजल समझते हैं। प्रपोजल स्लैश ऑफर, ठीक है। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक बढ़िया सी रैप। डेफिनेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन 2 याद रखेगा बच्चों, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में आपका सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस का ही रहता है। तो कभी भी डेफिनेशन आ जाए तो एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन कर दो कि ये कहते हैं भैया सेक्शन 2। तो चले, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. मैडम बता रहे हैं वैलेंटाइंस डे वाला प्रपोजल जो था वही बेस्ट था, ये पता नहीं आप कौन सी रैप कर गए हो एमिनेम के नाम पे, है ना, ऐसे लगता ना। कोई ना, अभी आपको समझ आएगा जब मैं लाऊंगी ना आपकी दीदियों को सामने। चलो ये डेफिनेशन पे वापस आएंगे, पहले मैं आपको आपकी दीदियों से मिलवा दूँ, ठीक है। तो अभी फीफा सबने देखा है ना, लास्ट ईयर वी हैड अमेजिंग फीफा वर्ल्ड कप, मेसी ने जिता दिया भैया, अर्जेंटीना वन, व्हाट अ कमबैक राइट। तो इस फीफा वर्ल्ड कप ने आपकी दो प्यारी दीदियों को ऑफर किया कि भैया परफॉर्म करो हमारी ओपनिंग सेरेमनी में। अब ये दीदियां कौन है जरा दिखा दें। चलो, अरे 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 मैम बाकी सब सही था, दीदी क्यों बोला, अच्छा ठीक है ये मेरी दीदी है, आपकी नहीं है, ओके अग्रीड। तो नोरा दीदी, माई दीदी, ओके नॉट योर्स, एंड मलाइका दीदी, ये दोनों को फीफा वर्ल्ड कप ने एक प्रपोजल दिया कि भैया आप ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करना। फीफा ने कम्युनिकेट करा नोरा दीदी स्लैश मलाइका दीदी को एंड मलाइका दीदी को, मान लो कि आप हमारी ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करना, एक काम कहा करने को। अब यहाँ पे फीफा क्या हो गया, ऑफरर स्लैश प्रॉमिसर, यानी ऑफर देने वाला इंसान, ऑफर करने वाला इंसान, ऑफर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन is called offerer. The person who makes the offer is called offerer. और यहाँ पे नोरा दीदी और मलाइका दीदी देखो कितनी खुश है, अरे अरे फीफा वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो ये दोनों दीदियों को कहा जाएगा प्रॉमिसी और ऑफरी, जिनको ऑफर किया गया हो। तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझ आई कि भैया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करा कि भैया आप हमारे लिए ये काम कर दो, विच इज फीफा ने बोला नोरा एंड मलाइका को कि आपको हम प्रपोज करते हैं टू परफॉर्म। अब फीफा चाहता था कि ऑफकोर्स ये लोग यस बोले। अब नोरा मैडम इज अ यंग टैलेंट अभी, है ना, शी इज बूमिंग। मलाइका हैज ऑलरेडी हैड हर टाइम एंड स्टिल हैविंग हर टाइम, अमेजिंग लेडी। तो नोरा ने बोला व्हाई नॉट आई बी द वन हु परफॉर्म्स देयर, आई बी द ओनली वन, ठीक है, मैं अकेली जाएगी और जल के दिखाएगी। तो नोरा ने बोला मलाइका प्लीज एक छोटी सी बात समझ लो, देखो मैं अभी बूमिंग करियर है मेरा, बूमिंग कैरेक्टर है, एंड आप मलाइका मैडम आप क्या अभी भी लोगों के दिल में मुन्नी बदनाम हो नाच रहे हो, मतलब आई एम तो ऑन द वे ऑफ सक्सेस। तो एक काम करो ना, यहाँ पर आप मत परफॉर्म करो, ठीक है। हम लोगों को मिल रहे हैं 50 लाख परफॉर्म करने के, मैं आपको इंडिविजुअली दे देती हूँ उस 50 लाख को छोड़, तो मैं आपको 25 मिलेंगे है ना, मैं आपको देती हूँ 30 लाख, बट आप परफॉर्म मत करना, मैं अकेली जाके परफॉर्म करूंगी। आप उनको मना कर दो ताकि मैं अकेले रहूं टू परफॉर्म, ताकि लाइमलाइट पूरी मेरे पे रहे और ये इवेंट भी मेरा रहे। तो भैया मलाइका मैडम को बोला गया है नोरा ने, नाउ नोरा है इज द ऑफरर राइट एंड मलाइका इज द ऑफरी। नोरा ने बोला मलाइका को कि भैया आप परफॉर्म मत करो इस फीफा में, लेट मी डू इट। तो नोरा फीफा को कुछ
मतलब नोरा मना कर रही है मलाइका को कुछ करने से, राइट? बोल रही है कि प्लीज ये मत करना। ऊपर फीफा ने बोला इन लोग को परफॉर्म करना, और नोरा ने बोला मलाइका को परफॉर्म मत करना। अब ये दोनों प्यारी दीदियां, मेरी दीदियां, आपकी नहीं ऑफ कोर्स, छप गई हैं दिमाग में, समझ आ गया है क्या सिनेरियो था। अब लॉ को तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है? तोड़ो और जोड़ो, चलो। When one person signifies to another his willingness to do, ठीक है, यहीं तक पढ़ो, अभी आगे का छोड़ दो। When one person, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, मान लो फीफा, signifies यानी communicates to another, किसको करा? नोरा मैडम को, अपनी इच्छा कि भाई आप प्लीज आके परफॉर्म करो, टू डू, ये लाइंस छोड़ दो, टू abstain from doing anything, आगे पढ़ते हैं। With a view to obtain the assent of that other to such act, फीफा ने बोला नोरा को कि भैया आई एम इच्छुक कि आप प्लीज आके परफॉर्म करो ओपनिंग सेरेमनी में, ताकि विद द व्यू कि आपकी असेंट मिले, आपकी कंफर्मेशन मिले, आप यस बोलो कि आप ये एक्ट करोगे। तो हम बोलते हैं कि वो इंसान, वो ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग अ प्रपोजल, राइट? अब समझ आया? तोड़ा ना छोटा छोटा करके। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, जब एक इंसान कम्युनिकेट करता है टू अनदर, दूसरे को, हिज विलिंगनेस टू डू, उसकी इच्छा कि भैया आप ये काम कर दो, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, यानी आप उसकी एक्सेप्टेंस लेना चाह रहे हो, उससे कंफर्मेशन लेना चाह रहे हो, ऑफ दैट अदर टू डू सच एक्ट, ऐसा काम करो जो अभी हमने डिफाइन किया आपको करने को, तो दैट इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव वाला। व्हेन वन पर्सन, यहाँ पे मैडम नोरा सिग्निफाई करती है टू अनदर कि उसकी विलिंगनेस है, वो इच्छा चाहती है कि प्लीज मलाइका मैडम आप मत परफॉर्म करो, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, रोक रही है उनको, शी इज रिस्ट्रिक्टिंग हर कि डोंट डू दिस, विद द व्यू टू ऑब्टेन, कि सामने वाली मलाइका बोलते हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी परफॉर्म, तू बहन अपना करियर बना ले, ऑफ दैट अदर टू एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब नॉट टू डू समथिंग यू वांट टू डू, राइट? तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। तो भैया देखो, ये है आपकी लॉ की सिंपल भाषा। आप अपनी भाषा में भी लिखो, व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स टू अनदर his desire, to do or not to do something with the view to get consent out of him, he's to consent out of him to do or not to do something, he is said to make a proposal, right? इस भाषा में भी लिख दोगे? मान लो मैं आपका एग्जामिनर हूँ, एक बच्चे ने लिखा है एकदम टिपिकल लॉ के कीवर्ड यूज करके, सिग्निफाइज, विलिंगनेस, एब्सटेन, ऑब्टेनिंग द असेंट, एब्सटिनेंस, मैं पता नहीं शायद सेम मार्क्स दे दो एक पॉइंट पे आके, बट मेरा इंप्रेशन, जिस बच्चे ने लॉ के कीवर्ड्स यूज करके आंसर लिखा है ना, विल बी ट्रेमेंडस। आई बी लाइक कि भैया इसने लॉ घोट के पिया। तो जब भी लॉ पढ़ रहे हो, समझ सबको आती है, ठीक है? कोई भी इतना बुद्धू नहीं जिसको लॉ समझ नहीं आ रही है, बट आप उस दिन एग्जाम में जाके क्या लिख रहे हो, दैट मैटर्स। तो आप जब भी डेफिनेशंस याद करो, आप डेफिनेशंस को घोट के पियो, आई प्रॉमिस कर दो कि आप ये वर्ड जरूर घोट जाओगे। सिग्निफाइज, विलिंगनेस, एब्सटेन, प्रपोजल, यार क्या था? कुछ था? एकदम छोड़ू सी बात थी, दीदियों के साथ समझ आ गई आपको, बट ये वहां जाके मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए जी, प्रपोजल में बच्चों आ गया समझ। अब एसेंशियल्स ऑफ ऑफर मतलब कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पढ़ा वही तोड़ दिया हमने उसी डेफिनेशन को। पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर, जैसे कि हमारे एग्जांपल में फीफा थी फर्स्ट में, एंड सेकंड में नोरा। पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जो पार्टी ऑफर दे रही है उसको अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि भैया ये करो या ये मत करो। विलिंगनेस जो है वो एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए ताकि सामने वाला बोले कि हाँ हमें इच्छा है, मतलब सामने वाले से कंसेंट, एक्सेप्टेंस लेने के लिए हम ऑफर दे रहे हैं। सिर्फ सिर्फ ऐसे ही बता के कि भैया हाँ ठीक है, वो नहीं, इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि आपका सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट करे, इसलिए आप अपना ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है? ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जो हमने अभी अभी देखा। दो एग्जांपल्स दिए, फर्स्ट वन वेयर फीफा वाज ऑफरिंग टू नोरा एंड मलाइका वाज पॉजिटिव, एंड द सेकंड वन वेयर नोरा वाज ऑफरिंग टू मलाइका वाज नेगेटिव, है ना? चलिए जी, क्या बात, ऑफर पढ़ भी लिया, अरे क्या स्पीड है ना? चलो अब हम आते हैं, ऑफर तो हो गया, बट ऑफर भाई कह रहे हैं इतना छोटा टॉपिक थोड़ा ना मैं, मेरे अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, तो
5 टाइप्स के ऑफर है जो आपको पढ़ने हैं बच्चों, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग। ठीक है, हो गए, पढ़ लिया। ऐसे कैसे, एक एक ऑफर को जाके डिटेल में समझते हैं। जनरल ऑफर, नाम ही बता रहा है मैं क्या हूँ। आई एम अ जनरल ऑफर, आई एम अ जेनेरिक ऑफर। एक जेनेरिक स्टेटमेंट हम बोलते हैं ना, दे दी भाई, तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट देके जनरल बात बोल के निकल गया। उसका मतलब क्या होता है कि सबके लिए एक बात बोल के चला गया। तो जनरल ऑफर है जो हम पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, जो हम किसी एक इंसान को एड्रेस करके नहीं देते, जो हम सबको एड्रेस करके देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी इंसान जिस तक वो ऑफर पहुंचा, जिसके कान में वो ऑफर पहुंचा, जिसकी आंखों के आगे से वो ऑफर निकला, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और जो भी उस ऑफर में लिखी बातों को परफॉर्म करता है, ऐसा मान लिया जाता है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, यही सब जो मैंने आपको बताया। कोई भी एक्सेप्ट करे, कोई भी परफॉर्म करेगा तो हम मानेंगे कि वो एक्सेप्ट कर लिया। अब बच्चों जो अगली लाइन है ना, until the general offer is retracted or withdrawn it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer। जब हम बता देते हो continuing offer हम आगे भी पढ़ेंगे, मतलब जब तक वो ऑफर सामने वाली पार्टी जिसने ऑफर किया, ऑफरर, वो वापस ना ले ले, तब तक कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम तक। ठीक है, अब एक प्यारा सा आप लोगों के दिल को छूने वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया ना, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। चलो, अरे अरे अरे, मुझे पहचानो, है ना, एवरीबॉडी नोस दिस पर्सन एंड इफ यू डोंट नो, यार तुमने लाइफ जी नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा ना, आई नो, क्रिंज राइट। तो चलो, दिस इज मिस्टर पोपटलाल एंड हिज लवली अम्ब्रेला। तो एक दिन क्या होता है, पोपटलाल जाता है पूरी सोसाइटी में ना, लोगों के घर घर जाता है ऐसे हाय हेलो करने सबसे। संडे का दिन था, अकेला तो रहता है ये, सबका संडे बर्बाद करने निकला होता है। वापस आता है बालकनी से सब लोगों की घूम के, अपनी बालकनी में बैठा चाय वाय पीता है एंड रियलाइज करता है मैं छाता कहाँ गया। एंड पोपटलाल की हालत खराब, बीवी मिले ना मिले भैया छाता नहीं खोना चाहिए इस आदमी का। इसने सोसाइटी में आके हल्ला मचा दिया, मेरा छाता कहाँ है, मेरा छाता कहाँ है। सब लोग परेशान, पोपटलाल का छाता नहीं मिल रहा। पोपटलाल आगे एकदम गुस्से में बोलता, मैं हूँ भैया तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल, मैं अभी अपना तूफान एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट डालता हूँ। और तूफान एक्सप्रेस में भाई ने एडवर्टाइजमेंट डाली कि अपना जो भी उसको छाता लेकर आएगा ना, उसका लॉस्ट अम्ब्रेला, उसको 1 लाख रुपए। भाई पोपटलाल जो अपना रिचार्ज खुद नहीं करा था, 1 लाख रुपए का इनाम देने को तैयार था उस अम्ब्रेला पे, समझ रहे हो। तो एवरीबॉडी वाज लाइक अमेजिंग। तो अब पोपटलाल ने क्या किया, एक जनरल ऑफर दिया। पोपटलाल ने एक एडवर्टाइजमेंट डाली तूफान एक्सप्रेस में, बोलते हुए कि मेरा खोया हुआ छाता जो लाएगा उसको 1 लाख रुपए दूंगा। अब जो लाएगा, जो कोई भी लाएगा, किसी एक इंसान को बोला नहीं, कि उसने बोला बेड़े तू सेक्रेटरी है, तू प्लीज लेकर आओ मेरा, नहीं, उसने बोला जो भी लाएगा। उसने सारी पब्लिक को, जिसने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, उन सबके पास ऑफर चला गया। कोई भी उसका छाता वापस लेकर आता है तो पोपटलाल को उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिसने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है। ठीक है, अब जब तक पोपटलाल ये एडवर्टाइजमेंट हटवा नहीं लेता अपने तूफान एक्सप्रेस से, या एक एडवर्टाइजमेंट और नहीं डाल देता कि मेरा छाता मिल गया, टाटा बाय बाय, ना मेरा पुराना ऑफर स्टैंड्स कैंसिल्ड, तब तक जो भी बंदा इसका खोया हुआ छाता लाएगा उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पोपटलाल ने कर दिया भाई एक जनरल ऑफर। आई होप पोपटलाल जी आपको जनरल ऑफर पूरी जिंदगी नहीं भुलाएंगे, है ना। चलिए, सो द नेक्स्ट ऑफर, इट इज कॉल्ड स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। देखो मैंने बोला अपना नाम ही है भैया जो लो सब पढ़ा देगी आपको। स्पेसिफिक यानी जब ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को हो, जैसे कि पोपटलाल सिर्फ बेड़े को बोलता ना कि मेरा छाता ला दे ढूंढ के, मैं तेको 1 लाख रुपए दूंगा, तो दैट वुड हैव बीन अ स्पेसिफिक ऑफर वेयर पोपटलाल हैज मेड एन ऑफर टू बेड़े। तो यहाँ पे है, जब भी कोई ऑफर है तो स्पेसिफिक या असर्टेन्ड पर्सन, यानी एक ही इंसान को ऑफर दिया गया है, स्पेसिफिक इंसान को ऑफर दिया गया है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय वही वाला इंसान। अब ये नहीं है बेड़े की जगह तारक मेहता उठ के आ जाए, नहीं 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 मैं ला के दूंगा तुम्हें छाता, मैं नहीं भाई नहीं, बेड़े को ऑफर मिला है, बेड़े ही एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। पुराने केस में क्या था, जनरल में एवरीबॉडी जिसकी आंखों के आगे से वो ऑफर निकला वो सब एक्सेप्ट कर सकते थे, बट इन दिस केस ओनली एंड ओनली बेड़े विल डू इट। ठीक है, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल, हमारे फेवरेट कैप्टन कोहली का, राइट, चेन्नई सुपर किंग्स।
आईपीएल का सीजन है, सब मैच देख रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं दे सकती मैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने दादा को किया ऑफर कि धोनी भाई एक मैच खेलोगे 85 लाख रुपीस। अब ये ऑफर है धोनी को, धोनी ने ऑफर एक्सेप्ट किया, सीएसके की टीम का पार्ट बन गया। ये ऑफर सिर्फ धोनी के लिए, विराट कोहली नहीं आ सकता कि मैं खेलूंगा 85 लाख पर मैच, नहीं भैया, ऑफर आपको है ही नहीं। ऑफर इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू एमएस धोनी। So this is what special or specific offer is about. I hope it is very much clear because इससे ज्यादा सिंपल चीज तो कोई हो ही नहीं सकती यार, ऐसे ही लॉ हुआ क्या हुआ यार। ओके, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ऑफर, क्रॉस ऑफर। ठीक है, ये शायद नाम से ना समझ आए, इसके लिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे यार। अब दो लोग हैं, दोनों लोगों को पता नहीं था कि दोनों लोग सेम चीज ही एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं, बट नोबडी न्यू। जैसे मैंने फेसबुक पे मैसेज करा किसी को कि आई एम सेलिंग माई कार फॉर 5 lakhs, एंड वही इंसान मुझे इंस्टाग्राम पे सेम टाइम पे ऑफर डालता है दैट विल यू सेल योर कार, सेम ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, बट यू गेट इट कि हम दोनों को नहीं पता था दैट वी आर मेकिंग एन आइडेंटिकल ऑफर, और हमें कोई आइडिया नहीं था एक दूसरे के ऑफर का। तो ऐसे ऑफर्स को बोलते हैं आइडेंटिकल ऑफर, इग्नोरेंस ऑफ टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ठीक है, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि भैया हाँ चलो दोनों ने ऑफर कर दिया, बोथ आर रेडी नाउ, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गाड़ी लेनी पड़ेगी उसको मेरी, नहीं, इट्स नॉट बाउंडिंग एंड इट डजंट मीन एनी एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर, राइट। अब छोटा सा एग्जांपल, शायद मेरी गाड़ी वाला आपको याद रहे ना रहे, बट आप ये तो नहीं भूलने वाले। ओहो, मिस्टर रणवीर सिंह एंड हिज लेडी लव। अब इतना उन दोनों में कुछ कुछ होता रहता है, तो ठीक है यार, both were thinking to just ask out कि will you marry me, बट हिम्मत नहीं थी। तो आते हैं बीच में हमारे मैच मेकर मिस्टर जोहर। अब रणवीर सिंह क्या करता है, मिस्टर जोहर को फोन करता है। दीपिका वाज आल्सो ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम, बट हो नहीं पा रहा था, तो उनकी सेक्रेटरी को फोन करते थे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अब बोल देना है तो कि आज जाके उसको बोल दो विल ही मैरी मी, ये भी बोल देती है उसकी सेक्रेटरी को, जाके बोल दो ना करण जौहर को, बता दे दैट विल ही मैरी मी। अरे अरे अरे, करण जौहर को पता चलता तो रिश्ता पक्का, शादी का कार्ड मैं आज ही छपवा रहा हूँ। बट नो, दैट्स नॉट द केस, राइट। दोनों ने सेम ऑफर किया एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बट दोनों को नहीं पता था कि ये भी सेम ऑफर कर रहा है और मैं भी सेम ऑफर डाल रही हूँ। तो शादी का कार्ड अभी नहीं छपेगा, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए कोई भी बाइंडिंग है टू अडहेयर टू, नो इट इज नॉट, ये कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इट्स मेरली अ क्रॉस ऑफर, वन ऑफर मेड in not even exchange, made at same point of time identical to the other offer, but both parties were ignorant to the fact that they are making the identical offer, right। ऐसा लिखो, लॉ की भाषा में लिखो, आइडेंटिकल लिखो, इग्नोरेंस लिखो, प्लीज कीवर्ड्स लिखो, और दीपिका एंड रणवीर सिंह को मत भूलना इस बारे में, दे हेल्प यू अलॉट। काउंटर ऑफर, अब अरे भारी भारी वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस, मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस, चलो जी कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल ऑफर, नाम ही बता रहा है काउंटर। मैंने आपको अटैक करा, आपने वो काउंटर अटैक किया, मैंने आपको ऑफर किया, आपने मुझे काउंटर ऑफर करा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए, आई होप इस बार मिस्टर तेंदुलकर आपको समझा पाए। अरे यार क्या गाड़ी है ना, सबके सपनों की गाड़ी BMW। तो सचिन जी के पास है BMW, अब सचिन जी के पास पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, ही वाज लाइक चलो इसको बेच देते हैं। तो ही अप्रोच्ड मिस्टर कोहली। अब रिस्पेक्ट के मामले में खरीदनी पड़ती उसको, ठीक है। तो सचिन जी ने ऑफर करा कि भैया मेरी BMW खरीद लो 50 lakhs में। विराट ने बोला ठीक है, रिस्पेक्ट नाम की तो चीज है, बट अमाउंट भी तो देखूंगा। तो विराट ने सामने से बोला कि मैं BMW तो ले लूंगा, बट आई विल हैव इट इन 45 lakhs। अब पहले मिस्टर तेंदुलकर ने ऑफर किया, फिर मिस्टर कोहली ने काउंटर ऑफर कर दिया। नाउ द इंटेंशन है वाज टू नेगोशिएट, राइट। तो अब हम प्यार से पढ़ेंगे फिर से, इन दोनों को ध्यान में रख के। जब ऑफरी जो है ऑफर करता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऑफरी कौन है इस केस में, मिस्टर कोहली। तो मिस्टर कोहली ने जब एक्सेप्ट करा, बट उन्होंने क्वालिफिकेशन डाल दी उस एक्सेप्टेंस पे, मतलब उन्होंने बोला कि ये होगा तो मैं लूंगा, यानी 50 lakhs नहीं, मैं 45 lakhs पे लूंगा।
यानी उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन डाल दी, वेरिएशन में डाल दी जो मिस्टर सचिन ने उनको ओरिजिनल ऑफर दिया था, यानी उन्होंने काउंटर ऑफर कर दिया। दैट इज व्हाट इज ऑल काउंटर ऑफर अबाउट। बट 2 पॉइंट्स हैं, प्लीज याद में रखना। इस चीज को बोलेंगे कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस होगी व्हेन मिस्टर कोहली मतलब सचिन जी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हाँ दिस इज एन एक्सेप्टेंस, बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एंड ये कंडीशन रख दी कि नहीं मैं गाड़ी तो 45 लाख पे लूंगा, 50 लाख के ऑफर पे नहीं। काउंटर ऑफर हुआ तो पहला ऑफर स्टैंड्स कैंसल्ड, तो सचिन भाई रो रहे हैं मेरा पहला ऑफर कैंसिल हो गया, हाँ जी हो गया। तो whenever there is a counter offer there is always rejection to the original offer, right? देखो कितना सिंपल है यार लॉ, क्या। नाउ वी आर एट स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। अब कंटिन्यूइंग वर्ड सुना था नहीं सुना था, मैंने बोला था याद रखना, बाद में बताऊंगी। तो जब हम पढ़ रहे थे ना जनरल ऑफर, वहां पे लिखा हुआ था कि जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना, या हम विड्रॉ नहीं कर लेते, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर। तो an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time, यानी मैंने आज ऑफर दिया कि भैया मेरा मोबाइल फोन सेल पे है अगले 7 दिनों तक, इतने अमाउंट पे आके यहाँ से खरीद लो जिसको भी खरीदना है। तो 7 डेज तक एक ऑफर मैंने ओपन रखा है, राइट। नाउ द सेम पीरियोडिसिटी स्टैंडिंग, मतलब अभी अभी इट्स ऑन ओपन इट्स ऑन, ये नहीं ऑफर दे दिया सामने वाले ने नो यस बोल दिया इट्स गॉन, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने सामने वाले को बोला भाई तू 7 दिन का टाइम ले ला, उनको बता दे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है टेंडर्स। गवर्नमेंट टेंडर्स पब्लिश करती है एंड उसका क्लोजिंग टाइम डाल देती है, 4th मई। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है 4th मई के टेंडर विल क्लोज ऑन 11th ऑफ मई। तो 4 मई के बाद आपके 11th मई को खत्म हो जाएंगे जितने लोग अपने कोटेशन देने हैं, बिड डालने हैं, इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में डाल देना। उसके बाद वो बिड्स को एक्सेप्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन दे विल गिव यू एन आंसर कि हाँ ये टेंडर अवॉर्ड कर देंगे, ठीक है। सो टेंडर्स जो है कि ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली जल बोर्ड का, जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके डाला है यहाँ पे जस्ट टू इंश्योर दैट यू गो थ्रू इट थ्रू द रियल एग्जांपल्स, ठीक है। तो टेंडर्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टैंडिंग ऑफर्स, कंटिन्यूइंग ऑफर्स। एंड हमने अभी पढ़ा था कि जनरल ऑफर जब तक ऑफर विड्रॉ नहीं करता तब तक वो स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर रहेगा। दैट वाज द थिंग आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू जनरल ऑफर, ठीक है जी। समझ आया नहीं आया? आ ही गया होगा यार अब तक तो। नहीं आया तो भैया यूट्यूब कमेंट्स आर ऑलवेज देयर, आप डालो बताओ, हम हैं आपकी सेवा में, क्यों नहीं करेंगे। चलिए जी, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। पहले हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ अ ऑफर, राइट, यानी दोज वर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफर। नाउ आपका ऑफर वैलिड है या इनवैलिड है ये जानने के लिए ये चीजें तो उसमें होनी चाहिए। नंबर 1, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। आप ऑफर जो बना रहे हो ना उससे लीगली बाउंडेशंस आ जानी चाहिए दोनों पार्टीज पे। ऐसा नहीं होगा कि कोई लीगल बाउंडेशन या रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा ना मिस्टर रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण, चलो शादी हो गई, रणबीर कपूर पुराने आशिक को जरा उन्होंने फोन करके मिर्ची लगाने के लिए बोला, हाँ भाई रणबीर जी आ जाना, दीपिका और मेरी शादी हो गई है। रणबीर ने भी चौड़ में बोल दिया हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, ठीक है मैं नहीं मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं आऊंगा। तो भैया ठीक है, होता क्या है शादी वाले दिन आलिया जाने नहीं देती और रणबीर भी कहता चलो ठीक है यार अब नहीं मिल गया पुरानी में क्या सोचना, हमने छोड़ दिया। अब रणबीर और दीपिका पूरी टाइम ढूंढ रहे हैं शादी में कहाँ आया मिला ही नहीं, पूरा मूड ऑफ, डांस वांस भी नहीं करा इस चक्कर में अच्छे से। फिर रणवीर सिंह बोलता है इसने भैया हमारी शादी खराब की है, नहीं आके आई एम गोना sue him, बट मिस्टर रणवीर सिंह यू विल नॉट डू दिस बिकॉज आपका जो था वो सोशल इनविटेशन था, ये केपेबल नहीं है एक लीगल रिलेशन करने को, राइट। तो कुछ भी ऐसा ऑफर जो आप कर रहे हो इट मस्ट बी केपेबल कि वो लीगली डिफाइन हो, कि आपका कुछ लीगल क्रिएशन रिलेशन बने, लीगल आपका कोई बाउंडेशन बने, राइट। तो चलो अगर ये नहीं है तो आपका ऑफर वैलिड नहीं है। सोशल गैदरिंग्स के लिए हम लोग इनविटेशन भेजते हैं एक दूसरे को, वो लीगल रिलेशन नहीं बनाते हैं, सो दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। सेकेंड एग्जाम्पल हम देंगे आपका वैलिड ऑफर के लिए, अच्छा ठीक है, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। यानी आपका ऑफर जो आप बोल रहे हो ना एकदम पत्थर की लकीर जैसे साफ, एकदम ग्लास के जैसे साफ होना चाहिए, ये है यही है। अब जैसे आपकी स्टडी मटेरियल में बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है, आई वॉन्ट टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल,
ठीक है, ए बोलता है बी को, अरे भाई ऑयल तो ठीक है, कौन सा ऑयल? ऑयल भैया, मस्टर्ड ऑयल, आपको डाबर आंवला चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए ये तो बता दो। तो कोई भी ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए जो क्लियर ही नहीं है कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या करना है हमें। तो जो भी आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो भी एक्टिविटी है टू डू और नॉट टू डू, वो क्लियर होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी वेग। ठीक है, अगर हुआ कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि भैया सामने वाला क्या कहना चाहता है, तो इट इज जस्ट नॉट अ वैलिड ऑफर। नाउ सेकेंड वन, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। अब इसके लिए बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं हम, पोपटलाल वाला ही, एंड इस पे आपका एक केस लॉ भी है, मैं आपको रिलेट करवा दूंगी अभी। तो पोपटलाल मैंने बोला था सबके घर गया था, बीच में जेठिया के भी घर गया था। अब जेठिया मस्त अपना जलेबी फाफड़ा खा रहा है जब पोपटलाल नीचे शोर मचा रहा है, बिकॉज जेठालाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग कम्स बिफोर जलेबी फाफड़ा, है ना। तो जब पोपटलाल ने ये ऐलान किया, ये एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, जेठालाल was सुपर अनअवेयर अबाउट इट। एंड 2 दिन बाद जेठालाल को अपने सोफे के नीचे मिलता है पोपटलाल का छाता। जेठालाल को कुछ नहीं पता है भाई, जेठालाल अपना मस्त दुकान में जाता है, चिल करता है, वापस आता है, सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाइंड्स इट कि भैया ये पोपटलाल का छाता यहाँ है। पोपटलाल को फोन करता है, भैया पोपटलाल ये ले तेरा छाता, मेरे घर पे पड़ा है, तू ले जा। पोपटलाल खुशम खुश आता है, छाता लेता है और चला जाता है। फिर शाम को सोडा शॉप पे पता चलता है कि भैया इस छाते पे तो इनाम था। तो भाई जेठालाल पोपटलाल की जान के पीछे पड़ जाता है, मेरे को दे मेरे 1 लाख रुपए, मेरे को दे मेरे 1 लाख रुपए। बट पोपटलाल कहता है, देखो भाई, पत्रकार ऐसे ही नहीं बना, रोज पढ़ता हूँ मैं इन सब के बारे में, ये किसने धोखा किया, किसके साथ ऑफर, वैलिड ऑफर, नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग। तो उसने बोला, क्या आपको पता था मेरे ऑफर के बारे में? क्या आपको पता था? नहीं पता था ना, तो फिर आप तो हिस्से हकदार ही नहीं हो उस अवार्ड के। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता टू ऑफरी, तब तक वो वैलिड ऑफर है ही नहीं। इसका मतलब जब जेठालाल को पता ही नहीं था उस छाते पे 1 लाख का इनाम था और जेठालाल ने ऑफर को फुलफिल किया बिना ये जाने हुए, तो वो ऑफर वैलिड नहीं था। तो ऑफर वैलिड होने के लिए जो ऑफर ही है उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है। ये उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर। तो भैया जब वो कम्युनिकेशन ही नहीं है तो आपका ऑफर वैलिड नहीं है। ठीक है जी। अब इसका केस लॉ है, तो देयर वाज दिस सर्वेंट होता है, बेटी उसकी नीज और नेफ्यू और बेटी गुम जाती है, तो पीछे ऐलान हो जाता है उस पे प्राइस का। सर्वेंट जा रहा होता है अपने घर रेलवे स्टेशन पे, उसको तो पता ही नहीं होता पीछे ये सब कलेश हुए पड़े हैं घर में। तो उसको दिख जाती है उनकी डॉटर वहां पे, वो जाके देखता है, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको घर लेके छोड़ के जाता हूँ। तो वो गुड फेथ में उस डॉटर को घर वापस छोड़ाता है। फिर जैसे ही वो जा रहा होता है तो लोग बोलते हैं कि भैया व्हाट आर यू डूइंग, यू गेट योर मनी, यू गेट योर अवार्ड। वो बोलता है अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, वो आ जाता है अवार्ड पहुंचने। तो भैया सेठ जी कहते हैं ऐसे कैसे, तुम्हें तो पता ही नहीं था। तो बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑफर के, अवार्ड के, ऑफर के हकदार ही नहीं। ठीक है जी। अब ऑफर होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी का असेंट लेना है, हमें सामने वाली पार्टी से एक्सेप्टेंस लेना है, उसका कंसेंट लेना है कि हाँ वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, जैसा कि हमने ऑफर की डेफिनेशन में ही पढ़ा था। ऑफर कंडीशनल हो सकता है जी, जरूर हो सकता है। मैं बोलूं कि मैं आपको गुड सेल करूंगी, यू नो, फॉर 10,000, बट मैं पेमेंट लूंगी सिर्फ यूपीआई से, मैं कैश नहीं ले रही, मैं कार्ड से नहीं ले रही, मगर मेरे को यूपीआई से पेमेंट चाहिए, मेरे को अपने गूगल पे में पैसा चाहिए। ठीक है जी। तो दैट इज अ कंडीशनल ऑफर, कि मैंने ऑफर की एक्सेप्टेंस के साथ एक कंडीशन डाल दी। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब ऑफर में कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लासेस का आप लोगों को ईमेल डाल दिया कि ये मेरी शानदार क्लासेस, अगले 7 दिनों में आपने मेरी क्लासेस परचेज नहीं करी या इस ईमेल का रिप्लाई नहीं करा, नो में, तो मैं मानूंगी कि आपने मेरी क्लासेस परचेज कर दी है, यू विल बी लायबल टू पे मी दिस नंबर ऑफ मनी, यू नो, दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर मैंने ऐसा लिख के दे दिया तो भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्यू कर देना, दैट आपने एक वैलिड ऑफर ही नहीं लिया, अब आप हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो, राइट। तो ऑफर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं नहीं करती तो इसका मतलब हाँ जी ऑफर एक्सेप्टेड, नो, दिस इज नॉट द केस।
ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल। भैया ये तो घोट घोट के पी लिया, ये तो घोट घोट के पी लिया हमने, पोपटलाल ने याद करा दिया एकदम स्पेसिफिक एंड जनरल क्या होता है ना जी। चल, दी ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर आप लिख के दो, ऑफर आप बोल के दो, या ऑफर आप किसी ऐसे एक्ट से करो कि माना जाए कि आपने ऑफर किया है। जैसे स्टडी मटेरियल में बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो, तो एक लड़का आके आपके गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, आपकी गाड़ी साफ कर रहा है। तो कोई रीजनेबल इंसान को समझ आ जाएगा कि ही इज एक्सपेक्टिंग मनी आउट ऑफ मी, ही इज डूइंग अ सर्विस एंड आस्किंग फॉर मनी आउट ऑफ इट, ही इज ऑफरिंग मी टू क्लीन हिज कार एंड आई इन रिटर्न आई शुड गिव मनी आउट ऑफ इट। सो इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, इट इज एन ऑफर विच इज बीइंग डन बाय द एक्ट, इट इज एन ऑफर जो वो अपना एक्ट से एस्टैब्लिश कर रहा है कि हाँ आई एम मेकिंग यू एन ऑफर। तो ऑफर या आप लिख के दो, कह के दो, या फिर आप कुछ ऐसा कर दो कि समझ आ जाए कि हाँ भैया सामने वाला इज ऑफरिंग। अब ये वाली बड़ी धमाकेदार लाइन है, बहुत केस स्टडीज इस पे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन, क्योंकि ये वाली लाइन चली गई ना भैया केस लॉस वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर, a mere communication of information, a prospectus and advertisement। मैम आप बोलते हो इतना प्यारा लगता है ना, पर आप क्या बोलते हो समझ नहीं आता है ना। आई नो, जब एक टिपिकल लॉ जाती है ना मुश्किल होता है, तो भैया तोड़ो ना, किसने मना करा। चलो, तो a statement of intention and announcement is not an offer। कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी ना मैंने, लिख दिया भैया, टाइगर श्रॉफ का पापा लिख के दे रहा है, जैकी श्रॉफ, कि मैं चाहता हूँ मैं सारी जायदाद ना अपने टाइगर श्रॉफ के नाम कर दूं। It is only an intention of his, you know. He has not offered it to Tiger Shroff। उसने अपनी पूरी जायदाद नहीं कर दी, उसने बोला मेरा मन करता है, मेरी इंटेंशन है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरा मन करता है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि भैया मैं स्कॉलरशिप दे दूंगा। स्कूल वाले अनाउंस कर रहे हैं 95% से ऊपर, बट ऑल ऑफ दिस इज अनाउंसमेंट। किसी स्पेसिफिक को ऑफर नहीं दिया, किसी जनरल को ऑफर नहीं दिया है, इट्स ओनली एन अनाउंसमेंट, या फिर ये मेरी करने की इच्छा है। इट इज एन इंटेंशन, नॉट एन ऑफर। तो अगर आपको भैया केस लॉ में लिख कर आ जाए कि ये एक इंसान करना चाहता है, एक इंसान ने अनाउंसमेंट करी है, तो उसके जाल में मत फंसना। इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, ओके। चलिए, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अब इस पे केस लॉ है, एक एग्जांपल देती हूँ सिमिलर टू द केस लॉ, यू विल गेट इट, ठीक है। अब पहले टेलीग्राम एक्चुअल वाले वो चलते थे ना, जो तार से होते थे आपके, तो उसमें एक लेटर पे 2 क्वेश्चंस डाले कि क्या आप मेरे को अपनी गाड़ी सेल करोगे, क्वेश्चन मार्क, क्या आप मेरे को अपनी गाड़ी सेल करोगे, क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन, फॉर 20,000 रुपीज, ठीक है, और भेज दिया। फिर वापस से आया, तो जो आपने लोएस्ट प्राइस मांगा है मेरे से, इट इज फॉर 30,000 रुपीज। अब ठीक है भैया, 30,000 में डील डन, उन्होंने समझ लिया, चलो जी गाड़ी लो। अब गाड़ी देने से मना कर दिया भाई ने, तो कोर्ट में ले गए कि ऐसे कैसे, देखो इसने सामने से मेरे को वापस से रिप्लाई किया है कि नहीं नहीं 30,000 इज माई लोएस्ट प्राइस विच आई विल बिड फॉर इट। कोर्ट ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने तो 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि आप गाड़ी बेचोगे और मुझे अपना लोएस्ट प्राइस बता दो, जो मैं 20,000 मान के चल रहा हूँ। अब इसी से समझ आ गया कि अगर आपको ऑफर बनाया है तो आपको ऑफर के पूरे, उन्होंने कभी भी ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दी थी कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, उन्होंने सिर्फ अपना लोएस्ट प्राइस कोट किया था विच इज नॉट 20,000 बट 30,000। तो ऑफर को ना डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि भैया सवाल का सिर्फ जवाब तो नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस, ही ओनली आंसर्ड द क्वेश्चन, ही डिडंट से कि भैया हाँ ठीक है आई एम रेडी टू सेल योर माय कार विद at this amount। No, that was not the reply, he only just took him the lowest। हाँ अगर कभी बेचना होगा मैं इतना बेच दूंगा, but that doesn't mean that he wants to sell his car, right? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अरे भैया शॉपकीपर वाले भैया, इतनी जगह शॉप्स पे जाते हो, मॉल्स पे जाते हो, वहां पे प्राइसेस डिस्प्ले होते हैं। अब शॉपकीपर ओनर की मर्जी है कि वो बेचे या नहीं बेचे आपको। जस्ट बिकॉज उसने वहां उस पर प्राइस डाल रखा है, जस्ट बिकॉज उसने लिखा हुआ है कि भैया हाँ ये 20,000 के जूते हैं, ये 10,000 की चप्पल है, दैट डजंट मीन दैट यू, वो बोल रहे हैं हाँ ये चप्पल ले लो, ये चप्पल ले लो। नो, अगर किसी चीज पे कोई प्राइस टैग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो हाँ आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप देखो, बट इट डजंट मीन कि
यू गोना बाय इट, नो, वो नहीं देगा आपको। इट्स ऑन हिम, इट्स ऑन द शॉपकीपर। आप उससे मोल भाव करो, काउंटर ऑफर करो, तब भी उसकी मर्जी है भैया वो दे या नहीं दे। अगर वो प्राइस अलग बता देता है, हाँ 25% डिस्काउंट पे है, तब भी इट्स ऑन हिम। इट्स ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट्स नॉट एन ऑफर, राइट? नाउ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, जैसे कि ऑक्शंस होती हैं, राइट? ऑक्शन का इन्विटेशन दिया हुआ है कि भैया यहाँ इस तारीख को इतने बजे ये सारा सामान जो है वो बिकेगा, आप लोग आओ और आप लोग आके ऑफर्स दो। तो ऑक्शंस के केस में आई एम इनवाइटिंग टू गेट ऑफर्स, राइट? सो ऑफर इज नॉट एज सिमिलर टू इनविटेशन ऑफ ऑफर। बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, प्लीज फंसना मत केस लॉज में। यही पूछते हैं वो कि भैया उसने बोल दिया, उसने अनाउंस कर दिया, उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उसने प्राइस कोट कर दिया, इज इट एन ऑफर? नो, इट इज नॉट एन ऑफर, क्लियरली नॉट एन ऑफर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके केस लॉस बनते हैं यहाँ से। चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक, देखो मेरा बाय करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट ठीक है मिलेंगे ना जल्दी से। मैंने लास्ट टॉपिक फिनिश करते हैं, विच इज, अभी समझाते समझाते थक गई, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर का मतलब, ऑफर जो है वो एक्सप्रेशन, सामने वाला, अभी मैंने पूरी डेफिनेशन, अब तो खुद रट दो भाई, विलिंगनेस है, एक्सप्रेस कर रहा है टू डू और समथिंग, तो इट्स लाइक सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस देनी है और फिर वो बाउंड हो जाएंगे, they'll get bound by each other to perform that। अब यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, वो चाहता है कि आगे इस बंदा नेगोशिएट करे, ऑफर करे, कुछ 4 ऑफर्स और दे, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। मैंने ऑक्शन पे अपना फर्नीचर लगाया है, आओ बिड करो प्राइजेस 10,000 15,000, सामने से आके मुझे ऑफर दो, इट्स ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर, राइट? नोबडी इज बाउंड टू डू एनीथिंग, इट्स ओनली यू आर इनवाइटिंग ऑफर्स ऑन योरसेल्फ। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ऑफर में जो पर्सन कहता है ना कि भैया मैंने ऑफर देना है, एज सून एज सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, वो ऑफर दे दिया उसने, बस खत्म, इट इज बाउंड बाय इट। उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि सामने वाले से यस बुलवानी है। एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या है, इंटेंशन होता है कि भैया अभी नेगोशिएशंस होंगी, अभी मेरे ऑब्जेक्ट पे 4 तरीके के और प्राइजेस आएंगे, मेरे को जो अच्छा लगा मेरी मर्जी, मैं दूं मैं नहीं दूं, देयर इज नो बाउंडेशन। सीक्वेंस ऑफर जो है ना, वो हमेशा हमेशा पहले नहीं आएगा, ठीक है? पहले आता है आपका इनविटेशन टू ऑफर, कि मैंने बुलाए ऑक्शन में, बिड करो मेरे फर्नीचर पे, एंड देन जब 20,000 का ऑफर फाइनल हो गया मेरे पुराने से सोफे पे, चलो इट इज एन ऑफर। तो पहले देयर ऑलवेज कम एन इनविटेशन टू ऑफर एंड देन इट विल बी एन ऑफर। तो ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर कभी भी बाद में नहीं आएगा। मतलब ऑफर ऐसा नहीं होगा कि पहले ऑफर आया फिर इनविटेशन टू ऑफर आया, नो, इट विल ऑलवेज बी इनविटेशन ऑफ टू ऑफर आया एंड देन देयर केम एन ऑफर। ठीक है जी, I hope that is pretty much clear. So this was our last class, this was our last topic, last class। तो भैया आप डिसाइड करोगे, है ना जी? आई होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आया हो। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं और प्यार दें। आई प्रॉमिस हम लॉ को एकदम इजी बना देंगे कि भैया लॉ से ज्यादा इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसे हुआ बना रखते हैं, लॉ को तोड़ो और बातों को जोड़ो, एज आई विल कीप ऑन सेइंग एंड सेइंग। And with this, I'm gonna say goodbye. See you soon in the next video.